हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ का सही इस्तेमाल करके कंडक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके थे। कंडक्टर्स के बारे में जो चीज़ों को हमने सीखा उसको मैं पॉइंट वाइज एक बार एनलिस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला फैक्ट, स्टेडी स्टेट में कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल पर नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए। ठीक, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो हो जाना चाहिए। अगर जीरो नहीं होगा तो चार्ज इधर उधर मूव कर रहा होगा, स्टेडी स्टेट वो नहीं कहलाएगा। अगर स्टेडी स्टेट है तो चार्ज पार्टिकल अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और तब तक करता है जब तक अंदर में मौजूद नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। पहला बात था ये। दूसरा बात, फिर चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर में, इस कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और इसी के बारे में डिस्कशन करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे थे। साथ में हम लोगों ने कंडक्टर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पता करने का तरीका भी डेवलप किया था। वो तरीका क्या था? एकदम बेसिक बात उसमें यह था, गॉस लॉ का सही इस्तेमाल और दूसरा चार्ज कंजर्वेशन का सही इस्तेमाल। ये दो स्टेटमेंट्स का यूज करके अलग अलग सिचुएशंस में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता करना सीखा। साथ में स्फीयर, स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, स्फेरिकल कंडक्टर में इनर सरफेस और आउटर सरफेस पर चार्ज, और कंडक्टिंग प्लेट्स ढेर सारे अगर लगे हुए हैं तो उनमें एक सरफेस और दूसरे सरफेस पर चार्ज। तो ये सब कुछ पता करने आपको 100% आना ही चाहिए, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। एक भी कंसेप्ट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी छूटा हुआ है तो उसको तब तक पढ़ो जब तक अच्छे से कंप्लीट ना हो जाए। याद रखो बच्चों, जिस तरह से क्लास 11th का काइनेमैटिक्स और न्यूटन्स लॉ हुआ करता था, जिसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप फ्लूइड मैकेनिक्स क्या सीखोगे जब आप न्यूटन्स लॉ नहीं जान रहे होगे? ठीक है, तो ठीक वैसे ही क्लास 12th में भी बहुत सारे चैप्टर्स आगे अभी जो बचे हुए हैं, उनका बेसिस, उनका आधार यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसी के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, तो कंडक्टर की जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं सब कुछ आपको याद होनी चाहिए। और अभी भी मैं ये बोल रहा हूं कि पुराने 2 क्लास 3 क्लास में जो कुछ भी हम लोग सीखे हुए हैं उसको इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से रिवाइज कर लो। और आज का क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, समझ में आने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, रिवाइज्ड रखिए चीजों को, हर चीज को, माइन्यूट से माइन्यूट बात को दिमाग में वापस ले आओ। और दूसरी बात, अच्छे से टेबल चेयर पर बैठ के नोटबुक लेके एकदम एक्टिव होके पढ़ाई करना है आपको इस क्लास को। ठीक है, जब जो बोलूंगा क्वेश्चन करने के लिए स्ट्रिक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अब। पिछले क्लास पर मैं आपको छोड़ा था यहां से कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर और उसके भी अंदर एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर, और ये दोनों ही स्फेरिकल कंडक्टर्स कंसंट्रिक हैं। साथ में ये लिखा हुआ था कि इनर वाले शेल पर चार्ज स्मॉल क्यू, मुझे याद नहीं है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू किसको दिया था, लेकिन आप समझ रहे हैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इस तरह से चार्जेस, और इसके लिए रेडियस ए, इसके लिए रेडियस बी। मैं फिर पूछा ये था कि बताइए अलग अलग जगह पर क्या क्या पोटेंशियल होगा, तो मैं पोटेंशियल के बारे में अब डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक, ये कंडक्टर का पोटेंशियल, मतलब आउटर वाले शेल का नाम रख देते हैं सपोज 1, इनर वाले शेल का नाम रख देते हैं सपोज 2। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ शेल 1? इसका मतलब क्या हुआ सबसे पहले? ठीक, तो मतलब समझ रहे हैं हम लोग। मैं आपको ये बताए हुए हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो स्पेस का एक पॉइंट का प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टर का, ऑब्जेक्ट का कहां से ये प्रॉपर्टी होने लगा? ये तो स्पेस का एक पॉइंट का प्रॉपर्टी है। तो समझो इस बात को, ये चाहे शेल कितना भी पतला क्यों ना हो, इसका कुछ तो थिकनेस होगा, राइट? इस तरह से कुछ तो थिकनेस इसका बनाया जा सकता है। और दूसरी बात, इस थिकनेस के अंदर में है मौजूद कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है,
और इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को तय है कि 0 रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हर जगह पर सेम रहेगा। तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बदलता नहीं है, इस वजह से उस कंडक्टर का, सपोज ये एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक, बॉटल आप देखे हुए हैं पहले से, ये एक कंडक्टर है अगर, तो इस कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट अगर ले लो तुम, उन, ये सॉलिड कंडक्टर है, ठीक, अंदर में हॉलो नहीं है, ये सॉलिड परफेक्ट कंडक्टर है, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा और पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट रहेगा। इस कंडक्टर के पोटेंशियल का मतलब हुआ कि इसके अंदर के पॉइंट के, इसके अंदर में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, इस कंडक्टर के पोटेंशियल का मतलब हुआ इस ऑब्जेक्ट के अंदर में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक वैसे ही इस कंडक्टर के पोटेंशियल का मतलब हुआ इस पॉइंट का पोटेंशियल, या इस पॉइंट का पोटेंशियल, या इस पॉइंट का पोटेंशियल, या इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ले लो, ठीक है, या फिर जस्ट सरफेस पर का पोटेंशियल ले लो, आउटर वाला, जस्ट इनर वाले सरफेस का भी पोटेंशियल ले लो, दोनों सेम ही रहना, अंदर में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही रहना। तो हम लोग निकाल किसका पोटेंशियल रहे हैं, किसी पॉइंट का ही पोटेंशियल अभी भी हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इस शेल का, और शेल के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, इस वजह से इसी पोटेंशियल को नाम दे दिया गया है शेल का पोटेंशियल, जबकि हम लोग अभी भी पॉइंट का ही पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और जो मैं बोला था पहले वो अभी भी सही है कि पोटेंशियल किसी ना किसी पॉइंट का ही होता है। ये तो सबसे पहली बात थी। आगे बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर पोटेंशियल आखिर होगा कितना। तो पोटेंशियल यहां पर पता करने के लिए पोटेंशियल का डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इंफिनिटी से यहां पर आने के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होने वाला वर्क डन पर यूनिट चार्ज का नेगेटिव, अगर आपको याद हो तो इंफिनिटी से यहां तक आने के दौरान बीच रास्ते में अगर देख रहे होगे तुम, तो तुमको एंटायर चार्ज, यू विल ऑब्जर्व द एंटायर चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर, क्योंकि बाहर से इंफिनिटी से अगर आप जस्ट सरफेस तक पहुंचेंगे तो पूरे रास्ते कोई कैलकुलेशन कर लो तुमको सारे कैलकुलेशंस के लिए दिस एंटायर चार्ज विल अपीयर टू रिमेन एट इट्स सेंटर। कौन सा चार्ज, आउटर वाला कि इनर वाला, दोनों, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग अंदर के जितने चार्जेस हैं स्फेरिकल, अंदर में यहां पर एक और स्फेरिकल शेल क्यों ना हो, एक और स्फेरिकल शेल क्यों ना हो, एक और स्फेरिकल शेल क्यों ना हो, यहां पर का पोटेंशियल पता करने के लिए अंदर के सारे स्फेरिकल शेल्स को कंसंट्रेटेड मानेंगे सेंटर पर, और उस सेंट्रल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल देंगे इस पॉइंट का। तो आंसर k टाइम्स, अब k नहीं लिखते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q प्लस कैपिटल Q होल डिवाइडेड बाई b, सही है। या इसको अभी ऐसा करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, को सोच समझ के बोल रहा हूं, स्मॉल q डिवाइडेड बाई b, क्योंकि स्मॉल q भी सेंटर पर कंसंट्रेटेड नजर आएगा, और कैपिटल Q डिवाइडेड बाई भी B, दोनों स्मॉल q जो कि सेंटर पर है उसके वजह से यहां का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और कैपिटल Q खुद यही वाला चार्ज ये भी अपीयर होगा सेंटर पर कंसंट्रेटेड, उसके वजह से यहां पर का पोटेंशियल। इसको अलग अलग इसलिए लिखा ताकि आपको ये क्लियर रहे कि कभी भी पोटेंशियल कहीं का भी निकाल रहे होते हैं तो बहुत सिंपल होता है, जितने अगल बगल में चार्जेस हैं सबके वजह से चार्ज पोटेंशियल एक एक करके निकाल दो, सबको ऐड कर। पोटेंशियल बीइंग स्केलर क्वांटिटी, यू नीड नॉट टू कंसिडर इट्स डायरेक्शन, वेक्टर्स हम करना नहीं, रेजोल्यूशन करना नहीं। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए जितने चार्जेस मौजूद हैं उन सभी चार्जेस के वजह से एक एक करके पोटेंशियल उस पॉइंट का निकालिए, सबको ऐड करिए, वही किया गया है वहां पर, ठीक। बात करते हैं इनर शेल के बारे में। पोटेंशियल ऑफ शेल नंबर 2, शेल नंबर 2 कौन सा, इनर वाला स्फेरिकल शेल। इनर वाले स्फेरिकल शेल के बारे में बात कर रहा हूं। देखो तो हमने लास्ट क्लास में पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा सीखा था शेल के लिए, सिंगल शेल के लिए सीख लिए थे।
अब यहां पर कंसेंट्रिक दो स्फेरिकल शेल्स आ गए, तो उसी कंसेप्ट का किस तरह से चालाकी से इस्तेमाल कर रहे होंगे। देखो, ये रेडियस ए, ये रेडियस बी। खैर, ये वाला शेल जो सेकंड वाला शेल है, यहां पर का पोटेंशियल देख रहे हैं अगर हम लोग, तो एक बात एकदम पक्का रखो, यहां पर का पोटेंशियल देख रहे हो तो दो चीजों के वजह से पोटेंशियल देखोगे। पहला खुद यही वाला चार्ज, दूसरा बाहर वाला चार्ज। और पिछले क्लास का सीखा हुआ कंसेप्ट है, बाहर वाले शेल के वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो इस सरफेस पर होगा। फिर से सुनो, सेकेंड वाले शेल के लिए कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, सपोज यही एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है हमें, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल किसके किसके वजह से होगा? खुद स्मॉल क्यू के वजह से बिल्कुल होगा, खुद कैपिटल क्यू के वजह से बिल्कुल होगा। और कैपिटल क्यू के वजह से होने वाला जो पोटेंशियल होगा, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्वेटिंग पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट विद पोटेंशियल एट सरफेस। अभी भी नहीं सुने तुम ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल पता करने के लिए सिर्फ कैपिटल क्यू के वजह से, सिर्फ कैपिटल क्यू के वजह से आप कैसे पता करेंगे? कैपिटल क्यू के वजह से जितना सरफेस पर उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर, उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर होता। ठीक, यहां पर भी देख रहे होते तो इस वाले शेल के वजह से उतना ही होगा पोटेंशियल, जितना सरफेस पर है उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर होगा। और ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल क्यू की बात कर रहा हूं। ठीक, तो लिखते हैं, चलो 1/4πε0 कैपिटल क्यू के वजह से, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई जितना सरफेस पर उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर, इस कारण से ये हुआ बी प्लस। अब स्मॉल क्यू के वजह से, स्मॉल क्यू के वजह से इस जगह पर कितना होगा पोटेंशियल? तो आप भूल जाओ ना, कैपिटल क्यू है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक के वजह से इफेक्ट्स दूसरे के इफेक्ट के वजह से, एक चार्ज के वजह से कोई भी इफेक्ट दूसरे चार्ज से प्रभावित नहीं होगा। अब सेकंड वाले चार्ज के वजह से अलग से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना होगा यहीं पर का पोटेंशियल। तो एक स्फेरिकल शेल है, उस पर चार्ज है स्मॉल क्यू, उसी शेल पर सरफेस पर जितना पोटेंशियल है वही सरफेस का ही तो पोटेंशियल कहलाएगा। और जो कुछ भी यहां का पोटेंशियल निकाल रहे होंगे, और ध्यान से करते हैं, और ध्यान से करते हैं। देखो, चूंकि पहला क्वेश्चन है, इसको इतने अच्छे से समझो कि कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आसान हो जाए। फिर हमारे पास क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि ये एक स्फेरिकल शेल है, ये एक दूसरा कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, ए रेडियस, बी रेडियस। अभी हम लोग राइट नाउ इंटरेस्टेड हैं इस पॉइंट सेकंड वाले पे, सेकंड वाले शेल का पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि सिचुएशन ये है कि सेकंड पॉइंट है और बाहर वाला शेल है, और प्लस सेकंड वाला पॉइंट है और अंदर वाला शेल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो ये वाला डायग्राम है। तो इस वजह से सेकंड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल पता करने के लिए आप सिर्फ स्मॉल क्यू के वजह से पता करो और भूल जाओ कि कैपिटल क्यू कहीं है। तो सिर्फ स्मॉल क्यू के वजह से दिस एंटायर चार्ज विल अपीयर टू रिमेन एट इट्स सेंटर, और सिर्फ इस कैपिटल क्यू के वजह से जितना सरफेस पर उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर। मैं बस यही बता रहा हूं। तो स्मॉल क्यू के वजह से कितना, तो क्या स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए? ए होना चाहिए। क्या पोटेंशियल सेम है? नहीं, पोटेंशियल सेम नहीं है। याद होगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन भी यूज होगा अभी थोड़ी देर में। ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दोनों स्फेरिकल शेल्स का पोटेंशियल अलग अलग हमने यहां पर लिखा। नया क्वेश्चन लिखिए, फाइंड पोटेंशियल्स ऑफ, नहीं रुक जाओ, फिगर शोज टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स। फिगर शोज टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग
spherical shells with a charge at center, with a charge at center. सेंटर पर ये एक चार्ज, इस पर का चार्ज दिया हुआ है 2q, इस बार स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में नहीं कर रहे, इसका चार्ज दिया हुआ है जबकि माइनस में 3q। इस तरह से चार्जेस है। स्फेरिकल शेल नंबर इस बार 1 इसको माना मैं, इस बार सेकंड इसको माना मैं, और सेंटर पर अलग से एक चार्ज है, और ये दोनों ही स्फेरिकल शेल्स हैं, मतलब अंदर में ये खोखला है, खाली है, ये भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है, ये वैक्यूम, ये भी वैक्यूम, ये भी वैक्यूम मान के कर रहे हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस रहा होगा, वो सब बात आप पहले से जानते हैं। टोटल कितने सरफेसेस बने? टोटल सरफेसेस, सरफेस नंबर 1 इनर शेल का इनर सरफेस, इनर शेल का आउटर सरफेस, 2 हो गया। आउटर शेल का इनर सरफेस, तीसरा। आउटर शेल का आउटर सरफेस, चौथा सरफेस। टोटल 4 सरफेसेस। ऑलराइट, अब पता क्या करना है? सबसे पहले पुरानी बातों को थोड़ा याद कर लें। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। कितने सरफेसेस? 4 सरफेसेस। एक काम करो, 4 सरफेसेस का नाम लिख दो। सरफेस नंबर ए इनर वाला, सरफेस नंबर बी यहां पर, फिर सरफेस नंबर सी, सरफेस नंबर डी। ए बी सी डी चारों सरफेसेस पर मौजूद होने वाला चार्ज तुरंत लिख डालो। इतने देर में कर लिए होगे बिना पॉज किए हुए भी। सरफेस नंबर ए पर मौजूद चार्ज, गॉस लॉ, अब बताऊंगा नहीं कैसे कर रहे हैं। गॉस लॉ का सही इस्तेमाल से -q। सरफेस नंबर बी चार्ज कंजर्वेशन के मुताबिक 3q। सरफेस नंबर सी, सरफेस नंबर सी -3q गॉस लॉ से। सरफेस नंबर डी चार्ज कंजर्वेशन से 0। आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं, सबसे आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, अब ABCD कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का फाइंड पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल। फाइंड पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल। अब आउटर शेल के पोटेंशियल का मतलब इसके कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, या तो सरफेस का, आउटर सरफेस का, या तो इनर सरफेस का पोटेंशियल निकालना है। कैलकुलेट कर दो जल्दी से। ऑलराइट, आई होप आपने कर लिया, हो जाना चाहिए था इतने देर में। पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पोटेंशियल कितना होगा? तो देखो, सेकंड वाले सरफेस पर पोटेंशियल पूछा गया है, तो पोटेंशियल पता करने के लिए पोटेंशियल का डेफिनेशन, इंफिनिटी से यहां तक आने के दौरान वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज का नेगेटिव, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बाहर से यहां तक आए ना, तो इसका मतलब पूरे रास्ते आपको दिखाई ये देगा कि पूरा का पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड है सेंटर पर। टोटल चार्ज है कितना? Q, 2Q और -3Q, कुल मिला के चार्ज बना 0। इस वजह से पोटेंशियल ऑफ सेकेंड स्फेरिकल शेल दैट इज गोइंग टू बी 0। और ये 0 कैसे आया, इसको मैं थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करूं। ये 0 आने का कारण क्या है? हमने क्या किया कि खुद सेकंड वाले सरफेस पर मौजूद चार्ज की वजह से, चार्ज आउटर सरफेस पर हो इनर सरफेस पर हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस उसका लगभग सेम है। थिन स्फेरिकल शेल है ना, इस वजह से फर्क नहीं पड़ता कि आउटर शेल पर है कि इनर शेल पर है चार्ज। टोटल 3Q का चार्ज है आउटर शेल पर, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो 3Q को कंसंट्रेटेड सेंटर पर अगर मानते हैं तो 1/4πε0 -3Q डिवाइडेड बाई रेडियस, तो लिखे ही नहीं थे, रेडियस लिखने का जरूरत ही नहीं था आउटर शेल पर निकालने के लिए पोटेंशियल। इस रेडियस को A मानेंगे, इस रेडियस को B मानेंगे, ठीक। हालांकि A और B देने का जरूरत नहीं था इस पार्ट के लिए कम से कम। तो -3Q डिवाइडेड बाई B प्लस, अब 2Q को B सेंटर पर माने, 2Q डिवाइडेड बाई B प्लस Q तो खैर सेंटर पर है ही पहले से,
तो दो बातों का ख्याल रखिएगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। एक एक चार्ज के वजह से अलग से हम लोगों ने पोटेंशियल को निकाला, और एक एक चार्ज की वजह से अलग से कैसे निकाला, अंदर के चार्ज को सेंटर पर कंसंट्रेटेड, बाहर के चार्ज को अभी देखेंगे कैसे करते हैं, बाहर का चार्ज अभी कोई आया नहीं है, तो ये फाइनल आंसर बन गया 0 के बराबर। आई होप सभी समझ गए इस बात को। अब सेकंड पार्ट होने वाला है सेकंड वाले पॉइंट पर का पोटेंशियल। फाइंड पोटेंशियल एट, सॉरी ये फर्स्ट वाला, फाइंड पोटेंशियल एट इनर शेल, पोटेंशियल ऑफ इनर शेल या पोटेंशियल एट इनर शेल। सोच समझ के करिएगा, कुछ भी गलती ना हो। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो जल्दी से। चलिए आई होप आपने कर लिया। तो फर्स्ट वाले शेल का पोटेंशियल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन रहेगा। मैं पहले ही लिख देता हूं, चलो सबका एक एक करके। -3q के वजह से कुछ तो होगा, उसके बाद फिर 2q के वजह से कुछ तो होगा, q के वजह से कुछ तो होगा। चलिए सोचते हैं। -3q यहां पर है चार्ज, -3q आउटर शेल कहलाएगा अभी, और अंदर के एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो आउटर शेल पर मौजूद चार्ज के वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालने के लिए आप सरफेस मात्र का ही पोटेंशियल निकालते हैं, और वही अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल होता है, एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। क्या B यहां पर होगा B। 2q, तो ये पॉइंट का आप पोटेंशियल निकाल रहे हो और चार्ज यहीं पर है, तो इस चार्ज को बाहर से आए हैं आप, इंफिनिटी से यहां पर आए हैं, तो आपको ये चार्ज 2q नजर आएगा सेंटर पर कंसंट्रेटेड। ठीक है, इस वजह से ये 2q को कंसंट्रेटेड सेंटर पर मानेंगे, और साथ में q तो सेंटर पर कंसंट्रेटेड है ही, यानी कि यहां पर रहेगा a और a। आई होप याद हो गया आपको अच्छे से। तो ये बन गया फाइनली हमारे पास V1 विल बी इक्वल टू 3q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। फाइनल आंसर। यही पोटेंशियल है फर्स्ट वाले इनर वाले शेल का। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, नया क्वेश्चन लिखो, नया क्वेश्चन लिखो। फिगर shows a solid conductor, figure shows a solid spherical conductor। चेंज हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, पिछले बार सारे केसेस में शेल था, इस बार सॉलिड कंडक्टर है। फिगर शोज अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर having a concentric cavity, इस बार थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। ये देखिए डॉट्स से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सब कंडक्टिंग मटेरियल है, ये सब कंडक्टिंग मटेरियल है, और ये खाली है, ये भी खाली है। और सोच समझ के करेंगे हम लोग। अब क्या है, सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q का, और कहीं कोई चार्ज नहीं, मतलब पूरे इस कंडक्टर पर टोटल चार्ज 0 है। किस सरफेस पर क्या चार्ज होगा तुम जानो। ठीक, पूरे कंडक्टर पर चार्ज नेट चार्ज 0 है, किस सरफेस पर क्या चार्ज रहेगा कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है डायग्राम में कि ये वाला रेडियस a है, ये वाला रेडियस b है। ठीक, फाइंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, फाइंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। अपना बेस्ट देके सॉल्व कर डालो। फाइंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। चलिए मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आई होप आपने सॉल्व कर दिया है इसे।
तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर पूछा हूं तो पोटेंशियल मतलब किस पॉइंट का पोटेंशियल मैं पूछा हूं। पोटेंशियल तो किसी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है क्या? तो कंडक्टर का पोटेंशियल का कहने का मतलब यहां पर क्या है कि कंडक्टर के अंदर में मौजूद कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल, कंडक्टर के पोटेंशियल को निकालने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किस तरह से होगा। देखो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि यहां पर नेगेटिव चार्जेस एक्युमुलेटेड होंगे और वो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कितना होगा, -q का। कैसे पता चला? इस तरह से गॉसियन सरफेस लिए, इसमें अब तक आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे। यह गॉसियन सरफेस लिए हम लोग, गॉसियन सरफेस पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से नेट फ्लक्स 0 होगा और नेट चार्ज एनक्लोज 0 होने के लिए यहाँ पर नेगेटिव में -q होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर +q का चार्ज होगा। तो 3 जगह पर चार्ज है, एक सेंट्रल चार्ज, एक इनर सरफेस पर चार्ज, एक आउटर सरफेस पर चार्ज। ये तीनों के वजह से एक एक करके पोटेंशियल निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अगर अभी तक भी नहीं किए हुए हो तो जरूर कर लो। ऑलराइट, तो हम लोग पोटेंशियल देख रहे थे अंदर के किसी भी पॉइंट का, यानी कि उतना ही होगा जितना कि इस सरफेस का पोटेंशियल होगा। और सरफेस का पोटेंशियल जानने के लिए आप पूरे चार्ज को कंसंट्रेटेड मानेंगे सेंटर पर। सेंटर पर कितना चार्ज, q अमाउंट का चार्ज। फाइनल आंसर आसानी से आया 4πε0, 4πε0। उसके बाद फिर q, टोटल चार्ज तो केवल q ही है, स्मॉल q डिवाइडेड बाई a की b, केवल b, क्योंकि पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड मान रहे हैं हम लोग सेंटर पर और इस वजह से नेट पोटेंशियल यही होगी। ठीक है, अच्छा, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड पोटेंशियल एट, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस a/2 from the center, a/2 from the center। सेंटर से a/2 की दूरी पर, यानी कि यहां पर एक पॉइंट ले लिए, पॉइंट P, उस पॉइंट पर का पोटेंशियल बताइए। जल्दी से कर दो इसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से करिए। चलिए, आई होप आपने कर लिया। P पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे? तीनों चार्जेस की वजह से अलग अलग। ठीक, देखो, पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू, सबसे पहले सेंटर वाला चार्ज 1/4πε0, सब में कॉमन रहेगा। सेंट्रल चार्ज के वजह से पोटेंशियल कितना, q डिवाइडेड बाई a/2 प्लस, अब ये P पॉइंट जो की है वो अंदर है इस वाले इनर सरफेस वाले चार्ज के, मतलब -q के अंदर में है। तो -q के वजह से P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो -q के वजह से P पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना -q के वजह से खुद उसके सरफेस पर होता। हम लोग एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर की बात कर रहे हैं, तो -q के वजह से अंदर के किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल पता करने के लिए -q डिवाइडेड बाई क्या करोगे, a करोगे, प्लस अब बाहर वाले मौजूद कैपिटल Q, स्मॉल q, प्लस में स्मॉल q के वजह से चार्ज, आउटर सरफेस वाले चार्ज की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बदलता ही नहीं है, जितना सरफेस पर उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर। तो सिर्फ इस +q के वजह से इसी के सरफेस पर कितना पोटेंशियल, +q डिवाइडेड बाई b। यही एक्चुअल क्वेश्चन था दरअसल। हो गया, यही अब आगे सिंप्लीफाई होके जो कुछ भी आना है आए, लेकिन यही आंसर है। क्या आ रहा है भाई दबे? ठीक, 1/4πε0, q भी मुझे लगता है कॉमन निकल जाएगा, ये 2/a माइनस 1/a, तो 1/a प्लस 1/b, ये है पोटेंशियल। ये सही आंसर। ये अंदर के किसी एक पॉइंट का हमने पोटेंशियल पता किया। एक और करेंगे इस तरह का क्वेश्चन ताकि पक्का हो जाए सब कुछ। अगर गलती करना है आज कर लो और उससे सीख लो,
कंसेप्ट इतना स्ट्रांग बिल्डअप कर लो कि आगे दोबारा से कभी कोई गलती ना हो। 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल बना दो, 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। ये पहला कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये दूसरा कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये तीसरा कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तीनों ही कंसेंट्रिक हैं और तीनों ही कंडक्टिंग हैं, तीनों ही शेल्स हैं। ये अलग अपने आप में एक पतला सा शेल है, ये पतला सा, ये भी पतला सा, ये वैक्यूम, ये भी वैक्यूम, ये भी वैक्यूम, बाहर में भी वैक्यूम। सेंटर पर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, लेकिन ये शेल नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही चार्ज्ड है। इस पर जो चार्ज मौजूद है वो है स्मॉल q का, इस पर लेकिन है -2q का चार्ज, जबकि इस पर है +5q का चार्ज। ठीक, इस रेडियस को मैं बोला कैपिटल R, ये वाला रेडियस बना 2 टाइम्स कैपिटल R, ये वाला रेडियस बना 3 टाइम्स कैपिटल R। तीनों का रेडियस अलग अलग, तीनों पर चार्ज अलग अलग। एक बार में अगर आप खुद से कर लिए मेरे दिए हुए क्वेश्चन को तो मान लेना ऐसा कि तुम सीख गए इसको। फाइंड पोटेंशियल्स ऑफ शेल्स 1, 2 एंड 3। तीनों का अलग अलग पोटेंशियल जरा निकाल दीजिए, जल्दी करो। पोटेंशियल एट 3 से शुरू करेंगे हम लोग। आप जल्दी से कर दीजिए मुझसे पहले, वीडियो को पॉज करके। ऑलराइट, आई होप आपने कर लिया है इसे। मैं भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड वाले स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल देखो। थर्ड वाले शेल का पोटेंशियल का डेफिनेशन, इंफिनिटी से यहां तक आने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होने वाला वर्क का नेगेटिव पर यूनिट चार्ज। कुछ तो बात है ना, मैं बार बार बोलता हूं इस बात को, वो आपको याद रखना है। एन वक्त पर याद रहे उसके लिए हर बार याद करना पड़ेगा। तो यहां पर का पोटेंशियल पता करने के लिए आप मानेंगे अंदर का जितना चार्ज है सब का सब, जो स्फेरिकल चार्ज है सब का सब सेंटर पर कंसंट्रेटेड। कुल मिला के चार्ज है कितना? 4q। 4q की वजह से पोटेंशियल देख लेंगे हम लोग। इस थर्ड वाले सरफेस पर आंसर आ गया, लेकिन प्रॉपरली चलो कर लेते हैं। 1/4πε0। सिर्फ देखेंगे पहले 5q के वजह से, तो 5q नजर आएगा सेंटर पर कंसंट्रेटेड, तो 5q डिवाइडेड बाई 3r प्लस -2q के वजह से देखेंगे तो वो भी सेंटर पर कंसंट्रेटेड है 5r प्लस q चार्ज, वो भी सेंटर पर कंसंट्रेटेड 5r। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं। यही आपस में कंबाइन होके 4q डिवाइडेड बाई 5r1। अरे यार 3r है ये, सॉरी 3r, 5r कहीं नहीं है, 3r, वो चार्ज से मैं कंफ्यूज हुआ। ठीक, सेकंड वाले स्फीयर के बारे में बात करते हैं। सेकंड वाले स्फीयर के लिए क्या सारा का सारा चार्ज अंदर ही है? नहीं, ये वाला चार्ज दोनों बिहेव करेगा सेंटर पर कंसंट्रेटेड, जबकि ये वाला चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने के दौरान आप ये मानेंगे जितना सरफेस पर चार्ज, जितना सरफेस पर का पोटेंशियल, उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल। ऑलराइट, तो देखिए 1/4πε0 5q के वजह से कुछ ना कुछ लिखेंगे, प्लस -2q के वजह से कुछ ना कुछ, प्लस केवल q के वजह से कुछ ना कुछ। क्या क्या लिखेंगे? अगर नहीं लिखा हुआ है तो तुरंत पहले लिख लो, गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन सोच समझ के पहले करना जरूरी है। चलिए मैं लिखने जा रहा हूं अब। सेकंड वाले शेल यानी कि इस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल देखूं इस चार्ज के वजह से, तो जितना इस चार्ज के वजह से सरफेस पर होगा उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर होगा। 3r, सही है। अच्छा, सेकंड वाले सरफेस पर जितना चार्ज है उतना चार्ज के वजह से पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? तो उस चार्ज को सेंटर पर कंसंट्रेटेड मानेंगे। सेंटर पर कंसंट्रेटेड है तो सेंटर से दूरी कितनी? 2r, और ये भी 2r, क्योंकि ये वाला चार्ज, अंदर का चार्ज भी सेंटर पर कंसंट्रेटेड ही नजर आएगा। ये रहा आंसर। इस बार आंसर कुछ और आएगा, देख लेना कितना आएगा। V1 की बात कर रहा हूं अब, अंदर वाला यहां पर स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल के लिए पोटेंशियल
फिर से अगर ये गलत किए कोई बात नहीं, इस बार गलत अब नहीं होना चाहिए। अब तक तो सीख जाओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वीडियो पॉज करके मुझसे पहले लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास आंसर। अब गलत नहीं होना चाहिए, अब सही होना चाहिए। चलिए करते हैं। 5q के वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल, -2q के वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल, q के वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल। तो +5q के वजह से पोटेंशियल कितना, अंदर में यहां पर देख रहे थे, जितना 5q का सरफेस पर उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर ये आया 3r। -2q के वजह से कितना पोटेंशियल, -2q के वजह से जितना -2q के सरफेस पर पोटेंशियल उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर का पोटेंशियल। इस वजह से ये बना 2r, जबकि ये q को कंसंट्रेटेड माना जाएगा सेंटर पर, इस वजह से r। ये रहा तीनों शेल का पोटेंशियल अलग अलग लिखा हुआ। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी है तो पिछले क्लास को अच्छे से रिवाइज करिए, इस क्लास को थोरोली बार बार रिपीट करके सीखो, ठीक। क्वेश्चन में और थोड़ा सा चेंज लाके नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। नया क्वेश्चन लिखो। फिगर शोज 2 concentric conducting shells. Figure shows 2 concentric conducting shells. Figure shows 2 concentric conducting shells. दो shells बना दो, दोनों ही conducting हैं और shells हैं। दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स। अब क्या है, इसको चार्ज दिया गया स्मॉल q का, इसको चार्ज दिया गया कैपिटल Q का, इसका रेडियस है a का, नया चीज सीख रहे हैं, जबकि इसका रेडियस है b का। डायग्राम बना दो, स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन का आपके पास। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में आगे लिखिए, द 2 शेल्स आर कनेक्टेड विथ कंडक्टिंग वायर through a switch. The 2 shells are connected with conducting wire. ठीक, ये रहा एक कंडक्टिंग वायर। ये जो कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर का ये रहा एक स्विच, ठीक। और ये जो स्विच है इसको क्लोज किया जा सकता है। इसका क्या मतलब निकलेगा तुम जानो। ये अभी ओपन है, ऐसे करके इसको क्लोज भी किया जा सकता है। ऐसा होता है स्विच। देखो, स्विच एक कंडक्टिंग वायर मात्र है जो कि डिस्कनेक्टेड है, जो कि टूटा हुआ है, इसको कहते हैं स्विच। और स्विच ये ओपन स्विच है। और क्लोज्ड स्विच कैसा होता है, क्लोज्ड स्विच मतलब इसी को घुमा करके एक के ऊपर दूसरे वाले को रख दिए तो ये बंद हो गया और ये कंप्लीट कंडक्टर बन गया, कंप्लीट कंडक्टिंग वायर बन गया। बीच में डिस्कनेक्टेड जो था, बीच में ब्रोकन जो था, वो ओपन स्विच में था। ये कहलाता है स्विच, लेकिन क्लोज्ड, ठीक है। तो ये कैसा है स्विच, अभी ये ओपन है, इसको ऐसे झुका देंगे तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में मैं ये चाहता हूं कि आप पूरी ताकत लगा के इस सवाल को करें बिना मेरे किसी मदद के। इतना कुछ जो भी तुम सीखे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, सब लगा दो इसमें और सोचो कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि स्विच को जब क्लोज कर दिया जाएगा तो स्विच के अंदर से कितना चार्ज इधर उधर फ्लो करेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो through the switch after it is closed. Find the amount of charge that will flow through the switch after it is closed. स्विच को क्लोज कर दिए जाने के बाद स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा ये पता करना है। मतलब डेल्टा Q थ्रू द स्विच इक्वल्स टू व्हाट आफ्टर इट इज क्लोज्ड। ऑब्वियसली स्विच अगर ओपन है तो यहां से चार्ज जंप करके इस पर नहीं जा सकता,
स्विच क्लोज कर दिया जाएगा तो विद इन द कंडक्टर चार्ज का फ्लो होना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। साथ में बाकी इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आपका जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। ठीक, कुछ स्पेशल तरह के क्वेश्चंस हम लोग सीख रहे हैं अभी, और वो सभी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। और कई बार ऐसा भी होगा कि 3 स्फेरिकल कंडक्टर है, पहले वाले को बाहर वाले से जोड़ दिया जाए, बीच वाले से ना जोड़ा जाए तो क्या होगा, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ से कनेक्शन करने से क्या होता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक, और लास्ट में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे होंगे। ये सभी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को कंप्लीट डिक्लेयर करेंगे और कैपेसिटेंस शुरू करने वाले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, हर पॉसिबल तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। आगे जो भी मैं सिखाऊंगा हर बार मैं तुमको यही बोलूंगा कि खुद से पहले करो। ठीक, अब मुझे बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में। अब जितनी चीजों को सीखे सारी चीजों को अप्लाई कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करना है, तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 8 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दो। एक एक एग्जाम्पल के नाउ सॉल्व को सॉल्व करो सिंसियरली। इन चैप्टर एक्सरसाइज 8 तक सभी पहुंचिए। सॉल्यूशन आपको गूगल ड्राइव पर अवेलेबल है, लेकिन सॉल्यूशन को सिर्फ और सिर्फ तभी देखना जब अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके इन चैप्टर एक्सरसाइज तक तुम पहुंच चुके हो और पूरा कंप्लीट भी कर चुके हो। ठीक, इतना कंप्लीट कर देने के बाद आपको अलग से दिया गया है एक असाइनमेंट, जिसमें एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 1 सबको करना है, A to Z सारे बच्चों को। ठीक, एक्सरसाइज 2 मेडिकल के स्टूडेंट्स को जो बायोलॉजी लिए हुए हैं, जो डॉक्टर बनने वाले हैं, वो नहीं करें, क्योंकि वो जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस का कलेक्शन है। एक्सरसाइज 1 तक, असाइनमेंट के एक्सरसाइज 1 तक सबको करना है। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2 को सिर्फ उनको करना है जो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर आता है एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया है। उसको करने के लिए कोई टाइम का बाउंडेशन में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन करने वाले सभी बच्चे एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, असाइनमेंट के एक्सरसाइज 1 और 2 को इस चैप्टर को कंप्लीट होने के पहले अच्छे से कंप्लीट कर दें। ठीक, और इन चैप्टर एक्सरसाइज 8 तो सबको करना ही है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर इतना लेवल तक जाके पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, ये सब का जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो। पहली बार चीजों को अच्छे से सीखो, अगले चैप्टर आते ही तुमको पता चलेगा कि ये सब तो बहुत आसान था, क्योंकि शायद नए चैप्टर में डिफिकल्टी लेवल उस लेवल का होगा। ठीक है, तो जितना कहा जा रहा है बस उसमें काम करिए आप, इसमें ना दिमाग लगाइए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं आपको इसको कंप्लीट करना है आपको अच्छे से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बुकलेट वगैरह सब कुछ बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च लगा है, तो जितना मेहनत किया गया है उसका रिजल्ट आप ही को मिलना है। तो आप उस रिजल्ट को अच्छे से अचीव करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना कहा गया उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस तरह के और डिटेल में क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे। ऑलराइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।